हमारे चैनल जिसका नाम है क्रिएटिव हेल्प। और आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एक ऐसा आइडियोलॉजी के बारे में जैसे एक विचारधारा है जिसमें दो पार्टीज़ के बीच में एक विचारधारा एक टाइम पे रहती है। जैसे मान लीजिए कि हमारे इंडिया में दो विचारधारा हैं, एक बीजेपी को जो मानते हैं वो एक विचारधारा को मानते हैं एक्चुअली में, जो कांग्रेस को मानते हैं एक विचारधारा को एक्चुअली फॉलो करते हैं। तो दो पार्टी एक विचारधारा पे आधारित है उसी को आइडियोलॉजी कहते हैं। हर ज़माने में एक आइडियोलॉजी की बातें हुई हैं, उन विचारधाराओं को माना गया। जैसे कि हिटलर था, उसकी एक विचारधारा थी, उसने ऐसा सोचा था कि हम एक अपना एक आर्यन राज्य के बारे में सोचा था। एक विचार थी उसकी, एक थिंकिंग थी, आइडियाज़ थे उसके, उसी को आइडियोलॉजी कहते हैं। ये दिमाग में बदल लीजिए। फ्रेंच साइंटिस्ट थे ट्रेसी ने सबसे पहली बार यूज़ किया था इस ग्रैम्सी जो थे वो उन्होंने इसको हेजेमनी कहा था कि उस ज़माने के जो भी डोमिनेंट हैं उनके बारे में उन्होंने कहा था कि इस तरह की विचारधाराएँ आ सकती हैं। ठीक है, इसके बाद एक विचारधारा के बाद एक मॉडर्निज़्म आया। मॉडर्निज़्म के अंदर बहुत सारे कीवर्ड्स थे जो उन्होंने एजम किए थे, जो उन्होंने सोचे थे कि ट्रूथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, अगर ऑब्जेक्टिव ही ट्रूथ है, एक सब्जेक्टिव होता है एक ऑब्जेक्टिव होता है। मैं आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स, इट इज़ बियॉन्ड द रिसर्चर। एक्सपेरिमेंटल मेथड, ट्रू इज़ यूनिवर्सल, इनका ओवरऑल ये जो सारे वर्ड्स थे कि किसी भी चीज़ को आप एनालाइज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि ये विचारधारा मेरी सही है, तो ये किस बेसिस पे सही है? क्या ये यूनिवर्सल हो सकती है या सब के लिए सही हो सकती है या सब चीज़ों के लिए? ये एक ऑब्जर्वेशन है। मान लीजिए कि मैं मुसलमान हूँ और सामने वाला हिंदू है, तो मैं अगर मैं कोई चीज़ दूंगा या कोई चीज़ बताऊंगा या कोई पॉलिटिक्स की बातें कहूँगा, तो मैं अपने समाज को, अपने विचारधारा को, अपने जो जाति को कहीं ना कहीं मैं आगे लाने की कोशिश करूँगा कि हिंदू भाई वो भी इस तरह की बातें करें। तो ये है ना, एक ऑब्जेक्टिव जो है ना वो बड़ा अजीब है। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन प्रीवियस हिस्ट्री एंड ऑल दिस इन्वॉल्व। तो ये जो एक, अगर हम इस पर रिसर्च करना चाहिए कि एक अजीब सी टॉपिक्स पे हम बहसा कर लेंगे, तो इन सब चीज़ों के बारे में है। तो क्या हुआ कि ये जो आइडियोलॉजी जो थी पहले जो चल रही थी, वो कोल्ड वार जब होने लगा अमेरिका, तो उस ज़माने में दो स्टेट बढ़ गए थे। एक सोशलिस्ट को मानता था और एक मानता था लिबरल को। तो ये अमेरिका यूएसएसआर दो थे। तो वहाँ पे एंड ऑफ द आइडियोलॉजी, जो एक आइडियोलॉजी विचारधाराएँ थी, लोग इन सब चीज़ों को मानना बंद करने लगे थे और इकोनॉमिक की तरफ बढ़ने लगे। कि जैसे मैं मान लीजिए कि अगर मैं हूँ या कोई दूसरा बंदा है या थर्ड पार्टी है जो ना बीजेपी को मानता है ना कांग्रेस को मानता है, उसकी एक विचारधारा है कि यार मुझे पैसे कमाने, बात होगी ख़त्म, ना मैं बीजेपी की तरफ हूँ ना कांग्रेस की तरफ हूँ। तो यहाँ पे एक ज़माने में आइडियोलॉजी जो थेसिस था इस टाइप की, वहाँ पे उन लोगों ने इसके अपोजिशंस में बातें करने लगे। तो यहाँ पे एक जो आइडियोलॉजी है क्या है, साइंस ऑफ आइडिया है। मतलब आइडियोलॉजी को एक बेसिक्स वर्ड में समझेंगे तो साइंस ऑफ आइडिया है। आइडियोलॉजी जो मैंने बताया ना कि ये डिफरेंट फेथ ऑफ रेदर देन द डिफरेंट क्रिएटर, ये अलग अलग लोगों की सोच है, डिफरेंट लोग की, और उन्होंने अपने हिसाब से समाज को अपने तरीके से ढालने की कोशिश की है। ठीक है, अब कार्ल मार्क्स ने इसको अजीब दूसरे तरीके से देखा है। उन्होंने अपनी इस आइडियोलॉजी को दूसरे टाइप के कि ये अर्लियर थॉट है, ठीक है, वो ट्रांसफ़र हो रही है, ये डिफर हिज थॉट एज अ साइंटिफिक, ये सारी चीज़ें उन लोगों ने बताई कि कार्ल मार्क्स से ग्राम्सी ने बताया कि ये हेजेमनी है, जो मतलब कि एक वर्चस्व है जिसको कहते हैं कि जिसकी लाठी होगी उसी की भैंस होगी। फिर उन्होंने पैराडाइम का एक कॉन्सेप्ट दिया थॉमस कुन ने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, आई विल एक्सप्लेन यू। फिर एक मॉडर्निज़म्स आया, पोस्ट मॉडर्निज़म, मतलब उसके बाद एक चीज़ आई आइडियोलॉजी के बाद एक पोस्ट मॉडर्निज़म्स आया, मॉडर्निटी। उन लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे कि उन्होंने बताया कि गॉड है नहीं, कुछ इस तरह की। निट्जे स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो ये पोस्ट मॉडर्निज़म्स के लोटार्ड, तो इन लोगों ने पोस्ट मॉडर्निज़म्स के बारे में बताया कि ये एक मेटा नैरेटिव वगैरह है। तो इस तरह के फॉको ने नॉलेज ऑफ पावर, उन्होंने बताया कि फॉक शायद फॉक कहते हैं, ALT नहीं पढ़ते हैं,
तो उन्होंने बताया कि जो अगर नॉलेज नहीं होगा ना तो कहीं पे रियलिटी जो है वो उस तरह कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाएंगी, तो इस सब चीज़ों को बताया गया। अब जो देराडा था, देराडे के अकॉर्डिंग ये एक फिक्शन है, रियलिटी नहीं है ये। उन्होंने आइडियोलॉजी के बारे में जिस तरह की बातें कही हैं कि हो सकता है कि हमने किसी चीज़ को गलत तरीके से समझा हो, मिसरीड कर लिया हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ये करती है कि कहीं पे क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी चीज़ को कहीं पे मैंने किसी चीज़ को पढ़ने की कोशिश की और किसी विचारधारा मैंने अपनी बनाई, लेकिन हो सकता है कि मैंने उसको गलत तरीके से समझा हो, जहाँ पे वो ले कहना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, तो उन लोगों ने बताया था कि अब आइडियोलॉजी की जो थीसिस है वो कोल्ड वार में एंड होने की थी। अब जो ये सब जो था, एक तरफ लिबरल वर्ल्ड का एक पॉलिटिक्स आ रहा था, एक डेमोक्रेसी की अप्रोच हो रही थी, तो एंड ऑफ हिस्ट्री कहीं पे इस तरह की बातें आ रही थी। बहुत सारे लोगों ने एंड ऑफ हिस्ट्री को क्रिटिसाइज़ किया है, कहा कि दो सिविलाइजेशंस के ये ख़त्म होने की बातें हैं। ग्रामसी ने हेजेमनी के बारे में बात किया, टोटलिटेरिज्म्स के बारे में। टोटलिटेरिज्म की सारी हाथ में किसी की एक हाथ के पास पावर हो, उसी को कहते हैं कि जैसे कि उनकी पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ भी उनकी कंट्रोल में हो एक्सट्रीमली। तो कार्ल पॉपर ने क्रिटिसाइज़ किया है कम्युनिस्ट स्टेट को। फिर कार्ल्स मैनहिम आए जिन्होंने बुक ऑफ सोशोलॉजी लिखा था, सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज। उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया दिए कि ये लिबरलिज्म्स एंड यूटोपिया एक ऐसा कि जहाँ पे एक हाइपोथेटिकल चीज़ें होती हैं जिसमें उनका विजन होता है कि हर चीज़ सही हो उनके हिसाब से। तो ये है ओकीशोत, सर स्पेलिंग में देख लेना यार क्या लिखा है इन्होंने। उन्होंने बात की थी रैशनलिज्म्स की इन पॉलिटिक्स के बारे में। उन्होंने कहा था कि ये जो है ना बेसलेस सी है, इसके मतलब कहीं पे कोई मुद्दे की बात ही नहीं है इस पर। थॉमस कुन ने बताया था कि इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशंस पैराडाइम के बारे में बताया था। पैराडाइम के बारे में इन्होंने बताया था, इन्होंने कहा था कि जो भी रेफरेंस पॉइंट से बात होगी, जैसे लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में इन्होंने अपनी बातें कही थी। पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में बताया था मैंने कि आपको ये सब्जेक्टिव ट्रूथ है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि सब्जेक्टिव ट्रूथ तो होता है कि जैसे मान लो कि कहीं पे लड़ाई हुई, ठीक है, तो उसका एक कंक्लूजन होना चाहिए जिसके एक सब्जेक्टिव होना चाहिए। अब उसलिए उन्होंने बताया, पोस्ट मॉडर्निज्म ने सब्जेक्टिव के बारे में बात की। वहाँ पे जब हम पहले पढ़ रहे थे वो ऑब्जेक्टिव के बारे में बात थी। देरेडा ने वही बताया था कि ये दो चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए कि हम डिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए किसी चीज़ को। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक विचारधारा को बनाया, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक विचारधारा को बनाया, लेकिन वक्त के साथ हो सकता है कि कुछ उसके अंदर रिफॉर्म हो सकता है, तो आपको डिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए, रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए कोई विचारधारा के अंदर में। अब देखो आइडियोलॉजी की जो थीसिस है, एंड ऑफ आइडियोलॉजी की जो थीसिस है, उसका क्या हुआ कि किसी भी एक डोमिनेंट ट्रूथ को लेके हमने उसको दो पार्ट में बांटा। जैसे मान लीजिए कि डोमिनेंट ट्रूथ के एक पार्ट था थीसिस, एक उसके अगेंस्ट था एंटीथेसिस, और उन दोनों के बीच में जो थे वो सिंथेसिस होता है। तो आइडियोलॉजी के बारे में मैंने बताया था कि एंड ऑफ आइडियोलॉजी थीसिस की जो थी वो सोशलिस्ट एंड लिबरल के बीच में थी। जो कोल्ड वार हो रहा था तो यूएसएसआर अलग हो गया था, यूएस के बीच में जो भी होता। डेनियल बेल ने कॉन्फिल्ड किया था, उनके रिलेवेंस के हिसाब से बताया था। उन्होंने बताया था कि देखो यार इन सब चीज़ों में कुछ नहीं लगा, ईस्ट एंड वेस्ट आप डेवलपमेंट और पैसे के बारे में सोच रहे हैं, इन सब चक्करों में ना पड़ो। अब देखो एंड ऑफ हिस्ट्री थीसिस के क्रिटिक्स जो थे वो उन्होंने बताया था कि ये दो, जैसे मान लो कि दो चीज़ें की सिविलाइजेशन के बीच में, जैसे मैं मुसलमान हूँ तो एक इस्लामिक सिविलाइजेशन है, एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन है। अब इनके बीच में क्या हुआ था कि देखो इस्लामिक सिविलाइजेशन का एक अलग अपना है, उनका एक थीसिस है, वो मानते हैं, ठीक है। और एक तरफ वेस्टर्न कल्चर है जो काफ़ी मॉडर्न है, वो बहुत ही ज़्यादा वो मॉडर्न है, इन सब चीज़ों को प्रमोट कर रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो वहाँ पे दो सिविलाइजेशन के बीच में क्लैश है, ठीक है। अब देखो लिबरलिटी, तो इन सब चीज़ों से लिबर्टी, अब लिबरलिज्म्स जो है
उनसे क्या है, ये एक तरह का, जैसे कि इसको समझने की कोशिश करो, एक पॉलिटिक्स है जिसके अंदर लिबर्टी, किसी एक इंडिविजुअल की लिबर्टी के बारे में फोर्स किया जाता है, फर्स्ट लिबर्टी, ठीक है, एंड फॉरमोस्ट गोल ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। तो वहाँ पे लिबर्टी से बना है कि एक इंसान को हम बहुत ज़्यादा छूट दे सकते हैं उनकी लिबर्टी के लिए, तो वहाँ से आया है लिबरलिज्म। अब देखो ऑथोरिटेरियन स्टेट जो होता है, हमने बताया, जो टोटलिटेरियन एक बताया था मैंने, यहाँ पे ऑथोरिटेरियन। तो यहाँ पे जो स्टेट है, जो सेट ऑफ रूल्स है, वो जो उसकी रिक्वायर्ड है, ऑब्जेक्टिव है, उसमें क्वेश्चन विदाउट क्वेश्चनिंग आपको एक्सेप्ट करना है। इसका मतलब है, आई स्टेट वेयर अ सेट ऑफ रूल इन श्रिंड इन अ स्केयर्ड बुक, ठीक है, आर रिगार्ड एज अ सोर्स ऑफ अथॉरिटी इट ऑर्डर टू रिक्वायर टू ओबे द ऑल विदाउट क्वेश्चनिंग। हर चीज़ को आपको क्वेश्चनिंग, विदाउट क्वेश्चनिंग एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ लिबरलिज्म के बारे में जब बताया गया था कि लिबरलिज्म के बारे में जो भी है, जैसे यहाँ पे फ्रीडम है और लिबर्टी है, जस्टिस है, इंडिविजुअलिज्म है, ठीक है, एंड रैशनलिटीज़ चॉइस है, इनिशिएटिव प्रोपोर्शन है, रिस्ट्रिक्शंस है, स्टेट पॉवर्टी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लिबर्टी एंड लिबरलिज्म में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा, मैं नया नया टीचर हूँ तो थोड़ा पढ़ाने में, घबराने में थोड़ी सी ये होती है, तो प्लीज़ अगर मेरे से मिस्टेक हो गया हो या वर्ड्स जो मेरे अभी नहीं सही से प्रोनाउंसिएशन हो रहे हैं, तो उन सब चीज़ों पे आप ध्यान मत दीजिएगा। आपको लगता है कि मैंने थोड़ा मोड़ा समझाने की कोशिश की है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।